हमको यहाँ देख करके ये तो पूरा नहीं कर बस बेटा हो गया। पदम दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े हर्ष का विषय है, आज भगवान शंकर और महाराज हरदेव जी के स्थान के सन्निकट विष्णु तालाब के समीप यह एकेडमी, इस बच्चे के द्वारा नवयुगों के नव निर्माण के लिए बड़े ही संलग्न के साथ 1 वर्ष पूर्व नवोदय की कोचिंग सेंटर इसी बच्चे ने डाली थी और 1 ही वर्ष के अंतर्गत यह एसएससी मिलिट्री की तैयारी, प्रशासनिक जितनी भी तैयारियां हैं, सब बच्चे की सोच है यदि संस्कारित होना है तो इसमें प्रवेश लेना। देखो कितनी अच्छी सोच थी, पहले नवोदय से प्रारंभ किया, अब देश की सुरक्षा, अपने राष्ट्र की प्रोन्नति करने की जो जिज्ञासा जागी है, तो सभी लोग जाग जाओ। मैं कक्षा 2 में एक कविता पढ़ता था, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरा झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, देखो नभ में लाली छाई। लास्ट में क्या था? ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अमर सो। भावार्थ यह है, जीवन को आप बातों में, व्यर्थ की बातों में इतना जीवन व्यतीत हो गया, कोई अर्धशतक प्राप्त कर चुका है, कोई किशोरावस्था में पहुंच चुका है। सजग होना पड़ेगा, संस्कारित होना पड़ेगा। यदि आकलन किया जाए, सभी लोग साक्षर हैं। आज से 40 वर्ष पूर्व कोई साक्षर होता था, प्रत्येक घर में रामचरितमानस होता था। बाबा जी से पूछा जाए तो बताएंगे कि हाँ हमारे यहाँ भी होता था, भैया के यहाँ भी होता था, चाचा के यहाँ भी होता था, बाबा के यहाँ भी होता था। और 100% साक्षर, हाई स्कूल 100%, इंटर 100%, ग्रेजुएशन 80%, आचार्य एमए 60%। लेकिन रामचरितमानस की अगर किसी से अर्धाली पूछते हैं कि बेटा बताओ, अति संघर्षण कर जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। और तुलसी बाबा लिखते हैं, ज्ञानी ते मोहि प्रिय विज्ञानी। वैज्ञानिक युग चल रहा है, उन्होंने कहा कि ज्ञानी से श्रेष्ठ है प्रिय विज्ञानी। प्रिय विज्ञानी का तात्पर्य अध्यात्म की दृष्टि से अपने अंदर समाहित कर लेना, क्रम के अनुसार अपने समय को क्रमबद्ध रूप से बांट लीजिए। प्रातः हमें क्या करना है, आप लोग सरलता से सजग हो जाइए कि हमको आगे क्या करना है।
8 बजे जगेंगे तो ब्रह्म बेला जो माँ ने कहा था देखो नभ में लाली छाई तो निकल जाएगी, इतनी उम्र बीत गई और भी बीत जाएगी। ये जीव यहाँ आया तो यही कहते कहते अगर बातचीत सुनो तो क्या है बातों में, कुछ नहीं है, केवल थोथा का थोथा है, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। अगर पुष्पेंद्र जी ने इस तरह की व्यवस्था सोची है तो सभी लोगों का कर्तव्य है उसका साथ देना। रुपए से साथ नहीं दिया जाता, उसके साथ सहयोग करना। आप लोगों की व्यवस्था देखो, हम 10 वर्ष से देख रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं साल भर दौड़ेंगे, जब काम पड़ेगा युद्ध स्थल में तो बाहर हो जाएंगे, 1-2 बच्चा जाएगा और परीक्षाओं में फेल हो जाएगा। उसका कारण है नियमित रूप से अध्ययन न करना। जैसे हमें भूख लगती है ना, ये हाथ का अभ्यास किसने कराया? माँ ने कराया। ऐसा अभ्यास करना है। एक बार भीम ने कहा, वनवास काल खंड चल रहा था, अर्जुन से कि चलो खा लो। अर्जुन ने कहा भीम से भैया चलो खा लो। अरे उसने कहा शाम को खा लेंगे, रात्रि को कौन कान में कौड़ डालना है। अर्जुन के दिमाग में बैठ गया कि अगर रात में खाया जा सकता है अभ्यास से आया है, माने करवाया है। अगर आप रात में खाएंगे तो मुख में ही हाथ जाएगा, नाक में नहीं जाएगा, ना कान में जाएगा। इस तरह से अभ्यास करना है, इस तरह से आपको जागृत होना है, मदद करना है, सहायता करनी है। तो आकाश में भी आप उड़ेंगे। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हैं जो आकाश में उड़ते हैं, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हैं जो पनडुब्बी के द्वारा पाताल में हैं और मरुस्थल में भी हैं। इसलिए इस अकेडमी जो पुष्पेंद्र जी खोलने जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, दौड़ की भी व्यवस्थाएं हैं, पढ़ने की भी व्यवस्थाएं हैं। तो तन मन से सहयोग करने की आवश्यकता है। मैं भगवान शंकर जी से प्रार्थना करूंगा, भगवान हरदौल महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, पवन पुत्र हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, अम्बा किशोरी जी से प्रार्थना करूंगा। यह अपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, जनपद के लिए एकेडमी सफल हो। धन्यवाद। अभी आपने पुजारी जी से संक्षेप में संबोधन सुना। अब विस्तृत संबोधन इस अकादमी के बारे में आप सीधा पुष्पेंद्र से, शिवम से सुनेंगे। आओ। जो गंगाराम है ना, उसने अकेडमी खोला है, तो आज उद्घाटन ये तालाब के पास। अब यार 10 मिनट में माँ जानकी जी, माँ सरस्वती जी और परम पूज्य श्री पुजारी जी, मेरे परिजन, गुरुजन और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं स्वयं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे दोस्तों को मेरा सादर अभिवादन और मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का सहृदय आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने समय की बहुलता को देखते हुए भी अपना कुछ समय मुझे दिया। यहाँ आने के लिए आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हम और आप आज उस चीज के लिए एकत्रित
हुए हैं, जो चीज हमारे ग्राम समाज, हमारे क्षेत्र और हमारे युवाओं के लिए बहुत ही जरूरी थी। आज महोदय हम SWS एकेडमी के उद्घाटन समारोह में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आप सभी यहाँ पर आए हैं। SWS एकेडमी समर्पित है उन युवाओं को जिन युवाओं का सपना है देश की सेवा करना, जिन युवाओं का सपना है मां भारती के लिए जान देना। आज हम और आप सभी उसी एकेडमी के शुभारंभ के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस एकेडमी के द्वारा उन बच्चों को तैयारी करवाई जाएगी जो बच्चे आर्मी, अग्निवीर या SSC GD के थ्रू जो जॉब्स निकलती हैं फोर्स लाइन में, जैसे आपका CRPF, CISF, ITBP, असम राइफल्स, BSF, SSB, इन सब की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। माँ किशोरी जी के आशीर्वाद से हमने बगल में ही ग्राउंड निकलाया है, जहाँ पर मेरे सहयोगी चंचल जी वहाँ पर आपका फिजिकल फिट करवाएंगे और इस एकेडमी के माध्यम से जो रिटन एग्जाम जो होता है उसकी तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। मैं इस एकेडमी को डालने का अपना आशय यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महोदय, मैं भी इसी क्षेत्र से, दादाजी बिलोंग करता हूँ इसी क्षेत्र से, इसी गांव समाज से हूँ। जो है यहाँ की कमियां और कमजोरियां से भली भांति विज्ञ हूँ। यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक जो कंडीशन है उससे मैं भली भांति मैं भी विज्ञ हूँ। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए मैंने ये SWS एकेडमी डालने का जो विचार प्रस्तुत किया है उसके कुछ रीजन थे। चूंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की थोड़ा सा नींव कमजोर है, यहाँ पर आर्थिक समस्या की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, जिस वजह से मेरे दोस्त उन सर्वोच्च संस्थानों में नहीं जा पाते। जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, दिल्ली कोटा हो गया, जहां जाकर के सर्वोच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। जैसे आपका IAS में, UPSC में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, IAS, IFS, IRS, IPS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहाँ यहाँ से बच्चे जा पाते हैं। जा पाने की बात तो दूर, सोचता भी कोई नहीं चीजों के बारे में। PCS, RO, ARO, SSC, CGL, CHSL, MTS, रेलवे, UPSI, लेखपाल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना तो असंभव सा ही है हमारे यहाँ से। ये कुछ खास कमियां हैं हमारे यहाँ, लेकिन महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमियां तो हैं लेकिन यहाँ पर खूबियां भी बहुत हैं। ये बुंदेलखंड की मिट्टी, यहाँ का हर एक युवक छत्रसाल बुंदेला के शौर्य से परिचित है। यहाँ का हर एक युवक आला उदल, मलखान और ढेवा की शौर्यता से भली भांति विज्ञ है। यहाँ की हर एक लड़की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के विचारों से ओतप्रोत है। मेरे कहने का आशय यह है कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की तो थोड़ा कमी है, कमजोरी है हमारे यहाँ, लेकिन यदि दूसरे पहलू से देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे जवान हैं, यहाँ पर ऐसे नवयुवक हैं जो अपना खून पसीना इतना बहा सकते हैं जहाँ दिल्ली, कोटा और राजस्थान के बच्चे नहीं बहा सकते। हमारे यहाँ के युवाओं में वो प्रतिभा है, वो कौशल है, वो जुनून है, और बिना किसी सलाह के, बिना किसी परामर्श के, बिना किसी मार्गदर्शन के वो इस कठिन कार्य को संभव भी बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन न होने की वजह से, कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन न होने की वजह से यहाँ के बच्चे थोड़ा सा भटक जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो रोकिए। यहाँ के मेरे युवा साथी
इंटर तक की अपनी पढ़ाई तो भली भांति अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही इंटर होता है अधिकांश बच्चे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं कि क्या पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए की गई है, या हमारा कोई लक्ष्य भी है। जो लक्ष्य हमारे माता पिता ने बचपन में पाला था, जब हम पैदा हुए तो एक सपना हमारे माता पिता ने देखा था कि हमारा बालक बड़ा होकर के ये बनेगा वो बनेगा, ऐसा कुछ करेगा। लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की वजह से इंटर तक महोदय बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं, इसके बाद अधिकांशतः बच्चे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी तैयारी को स्थगित कर देते हैं। इंटर के बाद अपनी पढ़ाई को आपको स्थगित नहीं करना है। जो लक्ष्य आपके माता पिता ने देखा था, जो लक्ष्य आपने बनाया था, उस लक्ष्य की आपको प्राप्ति करनी है। मैं यहाँ गांव घर से हूँ, आपके ही क्षेत्र से हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से पढ़ करके हम IAS, IPS, IRS, IFS, PCS, RO, ARO, लेखपाल जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जाकर के वहां पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर आप दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद के बच्चों से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे आपकी फोर्स वाली जो जॉब हो गई मेरे दोस्तों, फोर्स वाली जो जॉब हो गई, लेकिन उनको मैं बताना चाहूँ, जैसे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की अभी देखिए अप्रोक्सीमेट 1400 पद समथिंग आए वीडियो में अभी आए हैं। और एक तरफ कोई लड़का तैयारी कर रहा है फोर्स लाइन की, जैसे CICF, CRPF, ITBP, PSF राइफल्स, SSC, GD के थ्रू जो वैकेंसी आती है, उसमें अप्रोक्सीमेट 50,000 पद आए थे। मैं मानता हूं कि आप यदि इन 1400 पदों की तैयारी करेंगे ना मेरे मित्र, इतना लड़का भरा पड़ा है, कंपटीशन में इतना लड़का भरा पड़ा है कि इन 1400 में आपको नाम लाना मुश्किल पड़ जाएगा, असंभव सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन इतना हाई फाई है मेरे दोस्त कि सर्वोच्च संस्थानों में पढ़े लिखे लड़के जब आपको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप लिखित परीक्षा में आप वहां उनसे पिछड़ जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जब वैकेंसी आती है फोर्स लाइन की, तो कम से कम वहां 20,000 25,000 प्लस पद तो आते जाते हैं। अभी 50,000 पद आए थे अभी पिछली वैकेंसी में, और 50,000 के बाद यदि 5 गुना बच्चे भी फिजिकल बुलाते हैं तो 2.5 लाख बच्चा होता है। तो कहीं ना कहीं 2.5 लाख बच्चों में से नाम लाना आपके लिए आसान है कि 1400 में से नाम लाना आसान है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, खून पसीना एक करने की ताकत आपके अंदर है, तो आपको सबसे पहले अपनी खूबियों के बारे में आकलन करना है। हमें अपनी कमजोरियों के बारे में समझना है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी खूबियां क्या हैं। जन्मजात भगवान ने हर किसी को एक जैसा नहीं बनाया, लेकिन हर किसी के अंदर अलग अलग खूबियां और अलग अलग कमियां दी हैं। तो सबसे पहले तो हमें एकांत में बैठ करके ये देखना है कि हमारे पास खूबियां क्या हैं। कुछ खूबियां जन्मजात होती हैं हमारे अंदर जो दूसरों के पास नहीं होती। हम आसानी से उस खूबी से दूसरे को पाछे कर सकते हैं, दूसरे को पीछे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी खूबियों के बारे में पता करना है। क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ का बच्चा खून पसीना जितना एक कर देगा उतना बाहर का बच्चा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपके पास क्या खूबी है कि मेहनत करने की कला आपके अंदर है, मेहनत करने की कला है, खून पसीना बहाने की कला आपके अंदर है। लेकिन मेरा दोस्त, खून पसीना हर कोई नहीं बहा सकता, खून पसीना बहाने की कला हर किसी के अंदर नहीं हो सकती। बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनसे आप कह दो कि 1 घंटे जाकर फावड़ा चलाओ जाकर धूप में, नहीं कर सकते मेरे दोस्त। वो भी तो मेहनत है और वो भी मेहनत है, वो मानसिक हो गई, शारीरिक हो गई। आप शारीरिक कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी खूबियों का पहचानिए कि हमारी खूबियां क्या हैं। हम शारीरिक रूप से दक्ष हैं तो हमको उसी ओर बढ़ना है जहां शारीरिक दक्षता ज्यादा मांगता है, ताकि जो बच्चे हमें एग्जाम में बाहर करेंगे हम उनको फिजिकल में जाकर के बाहर कर देंगे ना बाहर मेरे दोस्त, कर देंगे ना। तो वहां पर आपके लिए जगह लेना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र का हूं, तभी मैंने यहाँ पर लेकर के मैं आया हूँ आपके लिए
फोर्स लाइन की नौकरी। अब मैं लेकर नहीं यहाँ पर आया PCS, IAS, लेखपाल, UPSI, मैं यहाँ लेकर के आया हूँ आपके लिए फोर्स लाइन की नौकरी। फोर्स में एकदम आसान सा पेपर होता है। पहले तो होता था पुजारी जी, पहले होता था रनिंग होती थी पहले, फिर इसके बाद होता था आपका मेडिकल और रिटर्न। जैसे ही रनिंग क्लियर होती थी बच्चे 3 लाख 4 लाख रुपए घूस देने के तैयार रहते थे कि चलो भैया संपर्क करो, कहीं पर 4 लाख ले ले, हमारे बच्चे काम कर दे। किस लिए? रिटर्न देने के लिए पुजारी जी। यहाँ का बच्चा ये नहीं समझना चाहता कि हमारे माता पिता 10 साल 20 साल जब कमाते तब भी 4 लाख नहीं जोड़ पाते। झूठ कह रहा हूँ क्या मैं? किसके घर में रखा है 4 लाख रुपया जोड़ा? बता दे मुझे कोई यहाँ के युवक। जब खून पसीना एक करते हैं, पुरखों की जमीन जगह होती है, वहीं से कहीं से जाकर व्यवस्था बनती है कि बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे का भविष्य बन सके। क्या जरा सा आपके अंदर ये खूबी नहीं है क्या कि हम 2 घंटे पढ़ लेंगे, अपने पिताजी के वर्षों की मेहनत पे लात नहीं मारेंगे? या आपके अंदर उत्साह नहीं जगता क्या कि हम 2 घंटे मेहनत कर सकते हैं, अपने पिताजी के वर्षों की कमाई को फूकेंगे नहीं? और अभी तक ये बच्चों के अंदर ये लालसा नहीं थी कि हम 2 घंटे पढ़ के पेपर निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बैठ गया था कि नहीं, हम पेपर नहीं निकाल सकते। लेकिन इस वर्ष पुजारी जी अग्निवीर वाले में पहले रिटर्न कर दिया गया, फिर फिजिकल कर दिया गया। अभी यहाँ के युवक बोले भैया अब क्या करें बताइए। हमने कहा डरो नहीं, डालो आप फॉर्म डालो, पेपर आप निकालेंगे। और मैंने कहा मात्र गाइडेंस मात्र दी, अब मेरे युवाओं ने, मेरे साथियों ने करके दिखा दिया। उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। यहाँ पर ऐसे कुछ युवक यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है कि बिना बाहर जाए घर में बैठ कर के हम वो पेपर निकाल देंगे जिस पेपर के लिए हम 4 लाख 5 लाख घूस देंगे तैयार रहते हैं। नहीं देंगे घूस, हम घर में पढ़ लेंगे। 1 घंटे सुबह दौड़ करके आना, दिन भर क्या करना है आपको बताइए? क्या काम है? क्या 4 घंटे भी आपके पास नहीं है? लड़का दिन रात लगा रहता है, जाकर के नरियल फोड़ता है, गोला फोड़ता है, दिन भर भगवान हो जाए भगवान हो जाए। अरे भगवान तो तब आपकी मदद करेंगे ना मेरे दोस्त, जब आप खुद की मदद करने के तैयार रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की मदद करनी है। भगवान तो देगा, भगवान हमसे कह रहा है कि या बंदे तू मेहनत तो कर, तुम मेहनत तो कर, मैं तेरे साथ हूं, तू जोर तो लगा, पीछे तेरे मैं खड़ा हूं। लेकिन यहाँ भगवान पेपर निकल जाएगा तो पैसा चढ़ा दूंगा करके नहीं यार, ये सब थोड़ा सा आपको इन सबसे थोड़ा सा आगे आना है। जो है जब आप पेपर निकाल दें तब जाकर जो चढ़ाया ये, लेकिन भगवान के पास घूस लेकर मत जाइए कि ये काम करवा दीजिए, हम आपको घूस चढ़ा देंगे। उनको घूस कर सकता नहीं है। हम और आप खुद उनकी आशीर्वाद से उनके पल बढ़ रहे हैं। उनको क्यों यार घूस देते हो कि हमारे ये काम करवा दीजिए, हम ये कर देंगे? नहीं, हमें वो नहीं करना। एक बात समझिएगा मेरी, घुड़दौड़ होती है ना, घुड़दौड़ अब भी होती है घुड़दौड़, वही घुड़दौड़ जिसमें वो एबक आपका जो है मर गया था गिर करके, घुड़दौड़ होती है ना। घुड़दौड़ में घुड़सवार घोड़े को खूब मारता है कि भाग चल भाग। घोड़ा सोचता है पता नहीं क्या बात है, मैं तो इसको जिताना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है पता नहीं मुझको मार क्यों रहा है। जो घुड़सवार होता है वो घोड़े को मारता है खूब कि चलो भाग में, खूब भाग, वो सबका मारता है, घोड़ा भागता चला जाता है। घोड़े को आखिरकार ये समझ में नहीं आता कि ये मुझे मार क्यों रहा है। घोड़े को यह समझ में नहीं आता कि मुझको मार क्यों रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, घोड़े को क्यों मार रहा है बताइए घुड़सवार? घुड़सवार घोड़े को इसीलिए मार रहा है, उसको इसीलिए दंड दे रहा है, उसको इसीलिए परेशानियां दे रहा है ताकि इन परेशानियों से जूझते जूझते ये जाकर के रेस मार दे, जीत जाए, सफल हो जाए। तो इसीलिए हमारा भगवान भी हमको क्या करता है मेरे दोस्त? मुश्किलें देता है, दंड देता है, कुछ तकलीफें देता है, ताकि जिस बंदे के ऊपर मेरी नजर है ये ठोकरे खाते खाते आगे चल के सफल हो जाए। यदि आपको ठोकरें मिल रही है ना, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, समझिए कि ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर है। तो मेरे दोस्त अब वो मौका आपको है, आपके पास अब वो मौका है, आप युवा अवस्था में हैं। अब आपको अपना लक्ष्य बनाना है कि मुझे किस भीड़ में शामिल होना है। और मेरे दोस्त जिस भीड़ में आज आप शामिल हो जाएंगे ना, कल आप उसी भीड़ का हिस्सा होंगे। नहीं मानते ना मेरी इस बात को? आइए मैं आपको ग्राफ से समझा दे रहा हूँ, ग्राफ से समझा दे रहा हूँ मैं आपको कि आप जिस भीड़ में शामिल हो जाएंगे उसी भीड़ का कल हिस्सा बन जाएंगे।
क्लास वाले बच्चे बस थोड़ा शांत रहेंगे। मेरे दोस्त क्या ये दिख रहा है कुछ आपको? सबकी आंखें बढ़िया है ना दोस्त? ये कुछ लिखा है यहाँ पर, बताइए मुझे। कुछ मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर, कुछ लिखा है कुछ? ये लिपि मैंने कुछ लिपि लिख दी है, बताइए इस लिपि में क्या लिखा है मेरे दोस्त? कोई बताएगा मुझे क्या यहाँ पर? कक्षा 1-2 वाली चीजें लिखी हैं। 1 और 3 लिखा है, दादी का जवाब आया है। और मेरा दोस्त किसी का जवाब आएगा क्या यहाँ पर? बी लिखा है दादाजी। एक चीज दादाजी बताइए मुझको, 1 और 3 लिखा है कि बी लिखा है कि 13 लिखा है? नहीं दादाजी, एक ही जवाब चाहता हूँ मैं, एक ही जवाब मैं चाहता हूँ। और कोई मेरा मित्र बोलना चाहेगा? 13 लिखा है। किसी को नहीं पता? एक चीज बताए मुझको, क्या लिखा? मैं बदल दूंगा इसको, मैं बदल दूंगा इसको। अब बताओ ये क्या लिखा है? अब बताइए ये क्या लिखा है? अब क्या लिखा है ये? इसको दूर से पढ़ के बताइए क्या लिखा है ये। इसकी गिनती किन के साथ करेंगे आप? अब इसको 13 बोलेगा कोई क्या? एक नजर में कोई देखेगा तो 13 बोलेगा क्या इसको? एक नजर में कोई देख के 13 बोले क्या? ABC लिखा भैया, ABC लिखा है। मैंने फिर से लिख दिया, मैंने कहा क्या लिखा है ये? अब बताओ, एक चांस और दे रहा हूं, क्या लिखा है ये? 13 लिखा है। 12, 13, 14 कर दो ना, बताइए मुझको, 14 कर दो ना। किसी को स्पष्ट रूप से दिख रहा है एक नजर में क्या लिखा है? स्पष्ट रूप से कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन अब बताइएगा मुझको अब क्या लिखा है ये? सब लोग 13 बोलेंगे ना इसको, सब लोग 13 बोलेंगे ना। एक नजर में कोई देखेगा भैया 2, 1, 3, 4 लिखा है, ऊपर ABC लिखा है, मेरे दोस्त से लिखा है ना, ये लिखा है ना। मेरे कहने का मेरे दोस्त आशय ये था, मैं इस ग्राफ के माध्यम से ये नहीं कहना चाह रहा था कि आप मुझे बताइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था मेरे दोस्त। मैंने लिखा तो उसी चीज को है, मैंने लिखा तो उसी चीज को है, लेकिन ये मान लीजिए कि ये आप हो, आप अपने आप को इस वाली भीड़ में खड़े कर दोगे ना, तो एक नजर में 2 लोग आपको देख के बताएंगे नहीं ये लड़का अच्छा है कि बुरा है। और यदि आपने अच्छों की भीड़ में खुद को खड़ा कर दिया तो एक नजर में देखने वाला बताएगा लड़का अच्छा है कि बुरा है। यदि आपने बुरे लोगों की भीड़ में खड़ा कर दिया, लोग एक नजर में आपको देख के बता देंगे आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो मेरे दोस्त देखो, मैंने इनको भीड़ में खड़ा कर दिया है, ये तो बीचों बीच खड़ा है। मैंने एक बार बी को ए और सी के साथ खड़ा कर दिया, आपने कहा ये बी है। एक बार मैंने इस बी को ए और सी के साथ में खड़ा कर दिया तो आपने कहा ये बी है। और एक बार मैंने इस बी को 2 और 4 के साथ में खड़ा कर दिया तो आपने कहा कि भैया ये 1 और 3 है। मतलब इसकी पोजीशन कैसे पता चली? इसकी पोजीशन इस तरह से पता चली, इसके अगल बगल कौन से लोग खड़े हैं, इसके साथ में कौन से लोग खड़े हैं। तो मेरे दोस्त आपकी पोजीशन भी तभी पता चलेगी कि आपके जो आस पास खड़े ना वो लोग कैसे हैं, वैसे आप भी होंगे। अरे झूठ कह रहा हूं क्या मैं? आपकी पोजीशन भी मेरे दोस्त तभी पता चलेगी आप जिन लोगों के बीच में खड़े होंगे, आप भी वही होंगे। और 100% यह सत्य है कि आप जिन लोगों के बीच में होंगे उन्हीं का औसत होंगे मेरे दोस्त। तो आप चाहें तो अपने आप को अच्छों की भीड़ में खड़ा कर लीजिए, आप चाहें तो अपने आप को बुरे लोगों की भीड़ में खड़ा कर लीजिए, लेकिन मेरे दोस्त जिस भीड़ में आप खड़े होंगे वैसे आप ही बन जाएंगे। ये 100% सत्य है और ये ग्राफ के माध्यम से भी मैंने बता दिया है। तो हम लोगों को अपने आप को कहाँ खड़ा करना है ये हर एक युवक जानता है, हर एक युवती जानती है और हर एक मनुष्य जानता है इस चीज को कि हमें अपने आप को किन लोगों के बीच में खड़ा करना है। और जिन लोगों के बीच में आप खड़े हो जाएंगे मेरे दोस्त वैसे ही आप बन जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि यहाँ जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, उन सबको अपने आप को उस भीड़ में खड़ा करना है जिस भीड़ की जरूरत समाज को है, जिस भीड़ की जरूरत देश को है। आज वही भीड़ बनाने वाला हूं यहाँ पर मैं एकेडमी के माध्यम से, वही भीड़ में बनाने वाला हूं यहाँ पर। तो जो बंदा चाहे कि नहीं हमें इस भीड़ में खड़े होना है, हमें चल करके ये बनना है, हमें अपनी ही भीड़ की बात नहीं कर रहा मेरे दोस्त, आप अपने लिए अपनी भीड़ चुनिए कि मुझको किस भीड़ के साथ खड़े होना है जो आपको बनना हो। आपको आतंकवादी बनना है, रहते रहो 2, 4, 10 ऐसे लोग साथ जो आतंकवादी हो, आप आतंकवादी बन जाएंगे एक दिन। आपको शिक्षित बनना है, आप शिक्षित लोगों के बीच में खड़े हो जाइए, आप भी एक दिन शिक्षित बन जाएंगे।
और मेरे इस बात को गहराइयों से यहाँ पर बैठे हर बुजुर्ग समझ रहे हैं कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, हमें अपने आप को अच्छे लोगों की भीड़ में खड़ा करना है, अच्छे समाज में खड़ा करना है, ताकि हम भी चल करके कल अच्छे बन सकें। जब आप अपने आप को एक अच्छे समाज में खड़े करेंगे ना, तो ढेर सारे आपके पास ऐसे रास्ते आएंगे जहां पर आप फिसलेंगे, रोएंगे, लड़खड़ाएंगे, लेकिन आपको वो रास्ता नहीं छोड़ना है। एक कहानी 5 मिनट की मैं लेकर के आया हूं, उस कहानी के माध्यम से पूरा सार समझ जाएंगे आप, जिंदगी का सार समझ जाएंगे मेरे दोस्त आप। कछुए और खरगोश की कहानी तो हर एक व्यक्ति ने सुनी होगी। आज मेरे मुंह से सुन लीजिए, मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको। अधिकांश लोगों ने पूरी कहानी नहीं सुनी होगी, आज मैं सुना रहा हूँ। वो कहानी पूरी जिंदगी का सार है मेरे दोस्त। इसने उस कहानी को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर लिया, मेरे दोस्त, कभी वो बंदा सफल नहीं रह सकता। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक खरगोश था दादाजी और एक कछुआ था। उन दोनों में होड़ लगी, चलो देखते हैं कौन जीतता है, एक बार रेस हो जाए। कछुए और खरगोश दोनों में प्रतियोगिता हुई, दोनों दौड़े। काफी दूर में उनका जो है लक्ष्य था। जैसे ही एक पेड़ आया, खरगोश ने देखा कि मेरा मित्र कछुआ तो बहुत दूर रह गया है, क्यों ना मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, जब तक ये आएगा इसको फिर पछाड़ दूंगा मैं। खरगोश इसी आशा से बैठ गया कि ये तो मुझसे स्लो है, धीमा है मुझसे, मैं इसको आसानी से पछाड़ दूंगा। बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, कुछ ही क्षणों में इसको क्या हो गई, निद्रा आ गई, वो सो गया। कछुआ निरंतर चलता रहा और जाकर के रेस जीत गया। और यह कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी। कछुए और खरगोश की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि हमें निरंतर कछुए के तरीके, भले ही हम कमजोर हैं, भले ही हम गांव घर के हैं, हमारे पास वो खूबी नहीं है, लेकिन कछुए के तरीके हम निरंतर यदि चलते रहेंगे ना, तो सफलता हमको जरूर मिलेगी। तो कछुए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, रेगुलर प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। यदि आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। खरगोश से हमने क्या सीखा? खरगोश के पास क्षमता थी, वो था दिल्ली इलाहाबाद कोटा का, क्षमता थी उसके पास, लेकिन क्या किया उसने, बीच में आराम रेस्ट मार लिया कि पेपर कभी 3 महीने है, क्या करूंगा, 1 महीने बाद में पढ़ लूंगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसे रेस्ट आपको नहीं मारना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इन्हीं विचारों पे मेरे दोस्त हमें आगे बढ़ना है। ये तो रहा कहानी का पार्ट 1, हमने क्या सीखा कछुआ और खरगोश से। दूसरी कहानी सुनिए मेरे दोस्त। दूसरी बार फिर कछुए और खरगोश की रेस आरंभ हुई। मतलब फिर से एक बार रेस हो जाए, कोई बात नहीं, रेस होने लगी। खूब तेज दोनों दौड़े। खरगोश खूब तेज दौड़ाएंगे और रेस जीत गया। क्या हुआ, खरगोश रेस जीत गया और कछुआ रेस हार गया। क्या सुनी किसी ने कहानी? क्या ये? यहां से हमें क्या सीख मिलती है? यहां से हमें सीख ये मिलती है कि खरगोश को पता है कि मेरे अंदर खूबियां हैं, लेकिन मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ये काम गलत कर दिया, तब मैं सफल हुआ था। वही मेरे दोस्तों, वही काम हमको भी करना है कि जब आप रास्ते में बढ़ेंगे ना, ढेर सारी गलतियां आपसे होंगी, गलतियों से सीखना है आपको। किससे नहीं गलतियां होती बताइए मुझे, किससे गलतियां नहीं होती? गलतियां सबूत है मेरे दोस्त इस बात का कि आप प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयत्न कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं मुझसे गलतियां नहीं होती, उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश ही नहीं की जो लोग कर ही नहीं सकते। तो गलतियों से आपको सीखना है। खरगोश को पता था कि मेरे अंदर क्षमता है, मैं रेस जीत सकता हूं, मुझसे गलतियां हो गई। और खरगोश ने खुद पर क्या किया, विश्वास जताया और वो रेस जीत गया। तो यही कहेंगे आपसे कि बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन नोबडी बिलीव इन यू, बिकॉज़ यू आर ओनली वन पर्सन हु कैन मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। जब कोई आप पे विश्वास न कर रहा हो, तब आपको खुद पर विश्वास करना है। जब लोग कहते हैं ये क्या कर रहा है, ये गड़बड़ी डाल रहा है, क्या कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं, हमें खुद पर विश्वास करना है। जब लोग कहते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं, हमें खुद पर विश्वास करना है। हम ये कर सकते हैं। इफ ही कैन डू देन आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं। मेरे दोस्त बताओ,
उस थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में मुझे कोई बताओ, जब स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको यहाँ से स्कूल से भगा दिया था कि तुम यहाँ पढ़ने लायक नहीं हो, उससे ये कह के नहीं भगाया था। उसकी माता को एक खत लिखा था कि जा करके अपनी माता जी को खत दिखा देना कि क्या लिखा है इसमें। थॉमस अल्वा एडिसन घर गए, माता जी को पत्र दिखाया। माता जी ने कहा इसमें यह लिखा है कि आपका बालक इतना होशियार है कि हमारे पास ऐसे टीचर ही नहीं जो उसको पढ़ा सके। स्कूल में प्रिंसिपल ने क्या कहा, साला बड़ा गधा लड़का है ये, पढ़ा ही नहीं सकते इसको हम जो है। स्कूल के सारे दोस्त बाहर आए, सोचे बड़ा गधा है। थॉमस अल्वा एडिसन बोले मैं एक दिन ऐसी चीज बनाऊंगा कि प्रकाश हो जाएगा। उस समय की बात है जब दिया डब्बी लालटेन हुआ करती थी, प्रकाश हो जाएगा। उसके दोस्त हंसते थे, ये क्या बोल रहा है प्रकाश हो जाएगा, गधा कहीं का जो है, स्कूल से भगा दिया गया। जब राइट्स बंधु ने कहा होगा मैं कुर्सी को हवा में उड़ा दूंगा, मैं पंखे को हवा में उड़ा दूंगा, मैं आदमी को हवा में उड़ा दूंगा, तो लोगों ने क्या कहा होगा, अरे हाँ तो कर सकता ना। नहीं ऐसा नहीं कहा होगा मेरे दोस्त, उसने कहा होगा तुम पागल हो, हट क्या कर रहा है पागल, ये पंखे को हवा में उड़ा देगा, कुर्सी को हवा में उड़ा देगा, आदमी को हवा में उड़ा देगा, पक्षी है क्या। उन्हें राइट बंद ने मेरे दोस्त एरोप्लेन बनाई कि ना बनाई, आज उड़ रहा है ना आदमी हवा में, आज उड़ रहा है ना मेरे दोस्त, कुर्सी हवा में उड़ रही है ना, पंखा हवा में उड़ रहा है ना मेरे दोस्त। तो जब भी आप कुछ नया कार्य करने जाते हैं ना, लोग आपको कहते हैं अरे पागल क्या कर रहा है ये, उससे नहीं हो पाएगा। ये कैसे हो सकता है, आज तक नहीं हुआ। अरे जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। तो क्या सीखा हमने खरगोश से, कि खुद पर विश्वास करना है। अब तीसरी कहानी सुनिए, 4 पार्ट इसके हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें यहाँ से। तीसरी कहानी सुनिए उसकी। फिर से कछुए ने कहा कि एक बार फिर से रेस हो जाए, एक बार रेस फिर से हो जाए, चलिए एक बार फिर से भागते हैं। खरगोश ने कहा मेरा मन नहीं तृप्त हुआ, एक बार मैं जीता एक बार तय जीता, फिर से रेस हो जाए। फिर दोनों दौड़े, खूब तेज दोनों दौड़े। आगे चल के ज्यादा नदी मिल गई उनको, आगे चल के नदी मिल गई। खरगोश तो आगे निकल गया था, चूंकि तैर नहीं सकता था तो बैठ गया। कछुआ आया धीरे धीरे, नदी तैर के निकल गया और कछुआ रेस जीत गया। क्या सीख मिली हमें इससे? हमें इससे यह सीख मिली कि जिन रास्तों के बारे में हमें पता नहीं है, हमें उन रास्तों पर नहीं भागना, नहीं भागना उन रास्तों के ऊपर। हमें जिस रास्ते के बारे में पता हो मेरे दोस्त, उसी रास्ते भागना है। अब मेरे अधिकतर काफी साथी, काफी युवा मेरे, मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो आप, अरे तैयारी कर रहे हैं, देखा गया जिसमें हो जाएगा। जब आपको ही नहीं पता अपने रास्ते के बारे में तो आप कैसे लक्ष्य तक पहुंचेंगे बताइए। जब आपने लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया कि मेरा क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य का रास्ता आखिरकार क्या है, उस रास्ते के बारे में आपको नहीं पता, तो क्या पा पाएंगे, क्या मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल आप जाते हैं, जाकर के स्टेशन में कहते हैं भैया टिकट दे दे, स्टेशन मास्टर से कहते हैं टिकट दे दो आप मुझको, टिकट देगा क्या, वो पूछेगा ना कहाँ जाना है, उसके टिकट देगा दादाजी। अब आप कहते मुझको नहीं पता तो क्या टिकट देगा आपको, कहाँ जाना है, चल निकल यहाँ से। तो जब आपको ही नहीं पता अपना रास्ता, तो दूसरा कोई जितना चाहे हेल्प करे आप रास्ते में नहीं पहुंच सकते। हम चाहे जितना प्रयत्न करें, बैठा देगा, जाना होगा आपको कहाँ तो बैठा देगा, दिल्ली वाली गाड़ी में बैठा देगा, उसने हेल्प तो की लेकिन आप बहुत आगे निकल गए। तो जब तक आपको अपने रास्ते के बारे में ही नहीं पता होगा, जब तक आपको अपने रास्ते के बारे में नहीं पता होगा, तब तक मेरा दोस्त मंजिल नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य बनाना है और उसका रास्ता सही क्या होगा। आपको नहीं पता, पूछिए बड़ों बुजुर्गों के पास बैठिए, जो अध्यापक उनके पास बैठिए, बताएंगे रास्ता आपको जो कि आप इस तरीके से आगे बढ़िए, तब सफलता जल्दी मिलती है। इसका लास्ट पार्ट सुनिए, कहानी का लास्ट पार्ट क्या है। आप सभी युवा हैं, सभी युवाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। कहानी का जो चौथा पार्ट है मेरे दोस्त, जीवन का वही तो मर्म है। खरगोश और कछुए में चौथी बार शास्त्री जी फिर से रेस हुई। बोले एक बार रेस और जाए, फाइनल हो जाए, मन नहीं भर रहा हमारा। बोले चलिए हो जाए रेस। चौथी बार जब रेस हुई तो हुआ क्या, तब तक सब लोग आ गए, बोले हम भी दौड़ेंगे इनके साथ में। हमने कहा दौड़े, सब साथ में दौड़े, लेकिन हमने क्या कहा खरगोश और कछुए से, एक बात सुनो, दुश्मनी पहले भुलाओ, तुम अपनी अपनी साथ बनाओ, दूसरे से दोस्ती करो, साथ बनाओ दूसरे से, इसके बाद दौड़ोगे। बात मानते थे, क्योंकि मेरी कोचिंग के ही बच्चे थे जो है, हाँ बिल्कुल जो है। कभी कभी जंगल चला जाता हूँ मैं, कभी कभी एकांत होने के लिए तो मिल जाते हैं, बातें कर लेता हूँ।
मैंने कहा दोस्ती करो एक दूसरे से पहले तुम जो। बोले ठीक है भैया, यदि आप कहते हैं तो कर लेंगे। दोनों ने एक दूसरे दोस्ती की। हमने कहा एक बात कही, हमने कहा एक काम करना, जहां पर इनको हेल्प हो, इनको हेल्प की जरूरत पड़े, आप इनकी हेल्प करना, और जहां पर आपको जरूरत हो हेल्प की तो इनकी हेल्प लेना। बोले ठीक है भैया, हम मान गए। दादा रेस स्टार्ट हुई। जहां जमीन आए वहां पर खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ जाए, गिंद नहीं करने। खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ जाए कब? जब जमीनी रास्ता आ जाए। और जब ऐसा रास्ता आ जाए जहां पर नदी थी, पानी भरा था, वहां कछुए के ऊपर खरगोश बैठ जाता था और रास्ते से दोनों पार कर गए और दोनों रेस जीत गए। मेरे दोस्त कुछ समझे क्या आप? आपको समझना यह है कि हमें ऐसे दोस्तों से साथ बना करके चलना है, ऐसे दोस्तों से मित्रता करनी है कि जो हमारी कमजोरी हो वो दूसरे की खूबी हो। जहां पर हम फंस जाए, हमारा मित्र हमें वहां पर हमारी हमें हेल्प दे सके, हमें सहायता दे सके, और जहां पर वो फंस जाए वहां पर हम उसकी सहायता कर सके। इस तरीके से परस्पर एक दूसरे के सहयोग से हम दोनों रेस जीत सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आप सभी उस युवावस्था में हैं जहां पर आपको ऐसे मित्र का चुनाव करना होगा जो आपकी खूबियां हो ना, वो दूसरी कमजोरी हो, जो उसकी कमजोरी हो, आपकी खूबियां हो। इस तरीके से आप दोनों रेस जीत सकते हैं। ठीक ना मेरे दोस्त? कक्षा 10 में एक पाठ है, रामचंद्र जी ने लिखा है, मित्रता नामक पाठ। उसमें लिखा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की बहुत ही बड़ी औषधि है। क्या है? औषधि है आपके लिए। यदि आपको एक ऐसा मित्र मिल जाता है जिस पर आप खुद से ज्यादा विश्वास कर सकते हैं ना, तो आपके लिए क्या है? जीवन की एक औषधि मिल गई है। और एक बात और उसमें लिखी है कि कुसंग का जो सबसे भयानक होता है। यदि आप ऐसे मित्रों के साथ में रहते हैं जिनके संस्कार अच्छे नहीं, जिनके विचार अच्छे नहीं, मेरे दोस्त, आप भी एक दिन वैसे ही बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही मेरे दोस्त करना है। आप सभी घर से अब बड़े हो गए हैं, बाहर जाएंगे, लड़के लड़कियां सब मिलेंगे, सबसे आपका साथ होगा, लेकिन आपको किन लोगों के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना है मेरे दोस्त, ये आपको चुनाव करना है कि अच्छे लोगों के साथ बैठना है कि बुरे लोगों के साथ में बैठना है। बस इतना मैं आपसे कहूंगा, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव है मेरे दोस्त। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। चलिए, यहाँ पर परम पूज्य शास्त्री जी हमारे सामने हैं, तो मैं चाहूंगा कि आकर के 2 शब्द बोल करके बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, थोड़ा सा आकर के उत्साहित करें। उपस्थित सभी गांव के संभ्रांत व्यक्ति एवं युवा भाई, शिवम ने तो ये एकेडमी प्रारंभ किया है, 1 वर्ष से चल रहा है इनका प्रयास। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनका ये कार्य सफल हो और क्षेत्र के गांव के सब बच्चे सफल हों, प्रयास करें। हमारी यही प्रार्थना है कि सब लोग शिवम का सहयोग करें और प्रयास ये करें कि सफल हो। बस अब सब तो उन्होंने कह ही दिया है, कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। हमारे बीच दादाजी श्री उपेंद्र सिंह गौतम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने बचपन से हमारा मनोबल बढ़ाया है, आकर के मेरे युवा साथियों का भी यहाँ पर मनोबल बढ़ाएंगे। भाइयों, बच्चों, सबको जो है यथाउचित मेरा धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसी स्थितियां होती, हमारे समय परिस्थितियां नहीं थी जो आज। हम लोग भी पढ़े लिखे, हमने भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की, लेकिन उस समय पर ये स्थितियां नहीं थी जो आज अवेलेबल हो रही। आज के कंप्यूटर के युग में, आज की शिक्षा में, आज के नेटवर्क में जो है सब कुछ अलग तरीके से हो रहा है। उन तरीकों को देखते हुए इस बच्चे ने जो भी व्यवस्था की है,
उस व्यवस्था का लाभ आज की पीढ़ी अच्छी तरह से ले सकती है और इस लाभ से आगे आने वाले भविष्य में भी काफी उत्थान होगा और सभी लोग जो है इस पर विशेष रूप से बच्चे ध्यान दें। बुजुर्गों की तो कहने की कोई बात नहीं है, बुजुर्ग भी जो है अपने बच्चों को सिखाएं और सारे बच्चे जो है इस पर अमल करें, परमात्मा करें। घर पर ही जो है सारी व्यवस्थाएं अगर सुलभ हो रही हैं तो इससे बड़ी बात और कोई कुछ नहीं है। धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में अपने आदरणीय विजय भैया से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द आकर के अपने बच्चों को आशीर्वचन कहेंगे। विजय भैया। श्रद्धेय पुजारी और सयाने बुजुर्ग मेरे भाई और छोटे बच्चे, व्यवस्था वैसे तो बहुत बढ़िया है। बच्चों ने अच्छा बढ़िया प्रयास किया है और सब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किया है और इस पर सबको अमल करना चाहिए। बच्चे हैं भाई, हम तो सहयोग दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर करना बच्चों को है। पर इसमें बच्चे अपना भविष्य देखें और इसमें सम्मिलित हैं। बच्चे का भी मनोबल बढ़ेगा, आपकी सफलता प्राप्त होगी। और मैं आपके इस कार्यक्रम को और समय के आधार पर जो है व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आज ये चाहत है, हम 1000-500 से दे करके वहाँ बाहर जाते हैं, बाहर जा करके ये व्यवस्था सोचते हैं, तब जा करके हम अपने घर की रोटी खा करके यहीं पर सब कुछ व्यवस्था कर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है। तो बहुत अच्छी बात, बच्चे को बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भविष्य की भी ईश्वर से कामना करते हैं। इसी सेवा में आप अब मैं आपके सामने इसी कड़ी में माननीय अजय भैया 2 शब्द कहेंगे। परम पूज्य मध्य किशोरी जी के पुजारी जी सादर उनको प्रणाम करता हूँ तथा बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। सभी बच्चों को एक शिष्टाचार स्वीकार हुआ। जैसा कि हमारे शिवम भाई ने सब कुछ बता दिया, लोगों को बचा ही नहीं। उसने एक कहानी सुनाई कछुआ और खरगोश की। उसी चाल से सभी लोग चलें तो सभी लोग सफल हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर श्री त्रिवेणी सर जी को, क्योंकि कई सालों से लगातार ये मेरा ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो भी निखर करके आया हूँ, पुजारी जी और त्रिवेणी सर जी का बहुत ही बड़ा योगदान है मेरे चरित्र पर। तो मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आकर के भी मेरे युवा साथियों को भी थोड़ा सा मार्गदर्शन दें, उनको बताएं इस चीज के बारे में। सर यहाँ पर पधारे हुए सभी मेरे श्रेष्ठ बंधु और प्यारे बच्चों, ये एक आदमी बहुप्रतीक्षित थी। लगभग 5-6 साल से हम लोग प्रयत्न कर रहे थे कि कोई ना कोई एक ऐसी संस्था छोटी मोटी प्रारंभ हो जिससे बच्चों का कुछ मार्गदर्शन हो, बच्चे कुछ न कुछ इससे प्राप्त कर सकें। और ये एक बच्चा है जिसने प्रयास किया, बहुत लोगों के कहने में ऐसी कोई संस्था डालने को तैयार नहीं था, कोई अपना समय बर्बाद करने को नहीं तैयार था, लेकिन इसने बात मानी और इस पथ पर आगे बढ़ा। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं, हम इनके साथ हैं, इनके उज्जवल भविष्य की, अकादमी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अंत में मैं अपने श्रद्धेय पुजारी जी से कहूँगा कि सब की तरफ से, बच्चों की तरफ से और इस संस्था की तरफ से अपने आशीर्वचन कह करके सारे लोगों को संबोधित करें। शांत हो जाइए।
चिरंजीव पुष्पेंद्र जी का तो चलने दो। चिरंजीव पुष्पेंद्र जी का आप लोगों ने वक्तव्य लगभग 48 मिनट का सुना। हमारे बुजुर्ग लोग उसमें संलग्नता से ध्यान देते रहे, लेकिन बच्चों का कार्य अपनी तरफ रहा। बड़े बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसने जो कहानी सुनाई, अगर पूछा जाए किसी बच्चे से किस क्लास की थी, शायद कोई बता पाएगा। मैंने यदि कक्षा 2 की कविता सुनाई थी तो बच्चे ने कक्षा 2 की हम लोगों ने पढ़ी है कक्षा 2 में खरगोश और कछुए की कहानी। अभिवादन शीलस्य नित्य प्रदोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सुबलम्। अब इसका भावार्थ सुनिए। प्रणाम करने से, धर्म ग्रंथ पढ़ने से, धर्म चर्चा करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है। वृद्धों की सेवा करने से आयुर विद्या यश और बल, और धर्म चर्चा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष। समझ लीजिए, ऐसा सुंदर समय मत खोइए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने थोड़े थोड़े शब्दों में सार गर्भित, जैसे बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया अपने साहित्य से, चिरंजीव बालक पुष्पेंद्र जी ने अखद परिश्रम से, समझो, अपने में ढालो। ए बाल को अपने में ढाल करके उसको कार्य में परिणत करिए। सारी समाज, सारा सहयोग, सब लोग प्रफुल्लित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम लोग चाहते हैं सभी सुखी हों। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, किशोरी मैया की जय। सफलम भवे।